हेलो जियोग्राफर्स, साक्षी एजुकेशन 9550 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका दोस्त सीएल सर। अपन जिस विषय के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो है अपनी ज्योग्राफी कक्षा 12 बुक भारत लोग और अर्थव्यवस्था अध्याय 4 मानव बस्तियों के बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें अपन ने ग्रामीण बस्तियों और नगरीय बस्तियों में जो अंतर है उसको देख लिया। उसी के साथ अगला अपना टॉपिक था वो था नगरीय बस्तियां। नगरीय बस्तियों के बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया। आज अपन अध्ययन करेंगे वो है ग्रामीण बस्तियों का वर्गीकरण। किसके बारे में अध्ययन करेंगे? ग्रामीण बस्तियों का वर्गीकरण। तो देखो, विस्तार और अंतर्वास के आधार पर, विस्तार और अंतर्वास के आधार पर ग्रामीण बस्तियों को मुख्य रूप से 4 संवर्गों में बांटा गया है। कितने संवर्गों में बांटा गया है? 4 संवर्गों में बांटा गया है। पहला है गुंचित बस्तियां, दूसरा है अर्धगुंचित बस्तियां, तीसरा है पल्लीकृत बस्तियां और चौथा है परिक्षिप्त या एकांकी बस्तियां। तो विस्तार और अंतर्वास के आधार पर जो ग्रामीण बस्तियां हैं उनको 4 भागों में बांटा गया है। तो हेडिंग लगाइए, ग्रामीण बस्तियों का वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण? ग्रामीण बस्तियों का वर्गीकरण। तो हेडिंग लगाइए, ग्रामीण बस्तियों का वर्गीकरण। ग्रामीण बस्तियों का वर्गीकरण। कौन सी बस्तियों का? ग्रामीण बस्तियों का वर्गीकरण। ग्रामीण बस्तियों का वर्गीकरण। तो देखो, सबसे पहले अपन ग्रामीण बस्तियों का वर्गीकरण करेंगे, उससे पहले एक लाइन लिखेंगे, विस्तार और अंतर्वास के आधार पर। किसके आधार पर? विस्तार और अंतर्वास के आधार पर। विस्तार और अंतर्वास के आधार पर। अंतर्वास के आधार पर ग्रामीण बस्तियों को, कौन सी बस्तियों को? ग्रामीण बस्तियों को मुख्य रूप से 4 संवर्गों में बांटा गया है। कितने संवर्गों में? 4 संवर्गों में विभाजित किया गया है। संवर्गों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में विभाजित किया गया है। अब देखो, ये 4 संवर्ग कौन कौन से हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो पहला संवर्ग देखो, 4 संवर्गों में बांटा गया है। कौन सी बस्तियों को? ग्रामीण बस्तियों को। तो देखो, जो पहला संवर्ग है वो है गुंचित बस्तियां। कौन सी बस्तियां? गुंचित बस्तियां। तो नंबर 1 लगाइए और इसमें लिखिए गुंचित बस्तियां। कौन सी बस्तियां? गुंचित बस्तियां। नंबर 2 पर लगाइए अर्धगुंचित बस्तियां। कौन सी बस्तियां? अर्धगुंचित बस्तियां। अर्धगुंचित बस्तियां। अर्धगुंचित बस्तियां। और नंबर 3 पर आता है पल्लीकृत बस्तियां। कौन सी बस्तियां? पल्लीकृत बस्तियां। नंबर 3 पर पल्लीकृत बस्तियां। कौन सी बस्तियां? पल्लीकृत बस्तियां। और नंबर 4 और अंतिम परिक्षिप्त या एकांकी बस्तियां। नंबर 4 पर परिक्षिप्त बोल दो या एकांकी बस्तियां। कौन सी बस्तियां? परिक्षिप्त या एकांकी बस्तियां। तो देखो, ग्रामीण बस्तियों को मुख्य रूप से विस्तार और अंतर्वास के आधार पर कितने संवर्गों में बांटा गया है? 4 संवर्गों में बांटा गया है। पहला आता है गुंचित बस्तियां। पहला कौन सा है? गुंचित बस्तियां। देखो, गुंचित बस्तियों को संकुलित बस्तियां अथवा आकेंद्रित बस्तियां भी कहा जाता है। संकुलित अथवा आकेंद्रित बस्तियां, इसी में लिख सकते हैं संकुलित, दूसरा नाम है ना, संकुलित ओब्लिक आकेंद्रित बस्तियां। कौन सी बस्तियां? आकेंद्रित
बस्तियां, संकुलित अथवा आकेंद्रित बस्तियां कौन सी बस्तियों का नाम है? गुंचित बस्तियों का नाम है। कौन सी बस्तियों का नाम है? गुंचित बस्तियां का नाम है। अगर गुंचित बस्तियां आ गया तो भी वही बात है, संकुलित बस्तियां आ गया तो भी वही बात है, और आकेंद्रित बस्तियां आ गया तो भी वही बात है। नंबर 2 पर, कितने नंबर पर? नंबर 2 पर, नंबर 2, नंबर 2 पर आता है अर्धगुंचित बस्तियां। कौन सी बस्तियां? अर्धगुंचित बस्तियां। नंबर 2 पर कौन सी बस्तियां हैं? अर्धगुंचित बस्तियां। अब अर्धगुंचित बस्तियों को एक नाम से और जाना जाता है, विखंडित बस्तियां। कौन सी बस्तियां हैं ये? विखंडित बस्तियां। तो इसमें लिख सकते हैं विखंडित, 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 विखंडित बस्तियां, विखंडित बस्तियां, विखंडित बस्तियां। तो देखो, अर्धगुंचित बस्तियां आ जाए या फिर विखंडित बस्तियां आ जाए, दोनों का मतलब एक ही है। नंबर 3 पर आता है पल्लीकृत बस्तियां। नंबर 3 पर कौन सी बस्तियां हैं? पल्लीकृत बस्तियां, पल्लीकृत बस्तियां। और नंबर 4 पर कौन सी बस्तियां हैं? परिक्षिप्त, जिसका दूसरा नाम क्या है? एकांकी बस्तियां। इस प्रकार विस्तार और अंतर्वास के आधार पर ग्रामीण बस्तियों को 4 प्रमुख भागों में बांटा गया है। इसका एक एक बिंदु का धुआंधार तरीके से, शानदार तरीके से, जोश और जुनून के साथ, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए अपन अध्ययन करेंगे। सबसे पहला आता है गुंचित बस्तियां। सबसे पहली बस्ती कौन सी है? गुंचित बस्तियां। तो हेडिंग लगाइए गुंचित बस्तियां। सबसे पहले जो बस्ती आ रही है वो है अपनी गुंचित बस्तियां। सबसे पहला अपना जो आएगा वो है अपनी गुंचित बस्तियां। कौन सी बस्तियां? गुंचित बस्तियां। तो सबसे पहले हेडिंग लगाइए गुंचित बस्तियां। गुंचित बस्तियों के बारे में अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो हेडिंग लगाइए गुंचित बस्तियां। अब गुंचित बस्तियां किसे कहते हैं, गुंचित बस्तियों की क्या क्या विशेषताएं हैं, उनके बारे में अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे, धुआंधार तरीके से, शानदार तरीके से। तो हेडिंग लगाइए नंबर 1 गुंचित बस्तियां। कौन सी बस्तियां? गुच्छित बस्तियां या गुंचित बस्तियां, गुंचित बस्तियां। गुंचित बस्तियां। तो सबसे पहले इनकी विशेषताओं में अपन देखेंगे। तो गुंचित बस्तियां वे बस्तियां होती हैं जिनको आकेंद्रित बस्तियां या संकुलित बस्तियों के नाम से भी जाना जाता है। तो लिखिए विशेषताओं में, विशेषताएं लिखिए इनकी, विशेषताएं, 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 विशेषताएं। तो नंबर 1, नंबर 1 पर लिखिए इन बस्तियों को, इन बस्तियों को, कौन सी बस्तियों को? गुंचित बस्तियों को। इन बस्तियों को, इन बस्तियों को संकुलित अथवा आकेंद्रित बस्तियां भी कहा जाता है। संकुलित, संकुलित अथवा आकेंद्रित, आकेंद्रित बस्तियां, संकुलित अथवा आकेंद्रित बस्तियां भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। सबसे पहली जो विशेषता है वो ये हो गई, इन बस्तियों को संकुलित अथवा आकेंद्रित बस्तियां भी कहा जाता है। इससे अगली जो विशेषता है, इसके अंतर्गत मानव अधिवास एक दूसरे से अत्यधिक समीप विकसित होते हैं। तो लिखिए इसके अंतर्गत मानव अधिवास। नंबर 2, इसके अंतर्गत मानव अधिवास, इसके अंतर्गत, अंतर्गत मानव अधिवास, मानव अधिवास, इसके अंतर्गत मानव अधिवास एक दूसरे के, एक दूसरे के समीप विकसित होते हैं, एक दूसरे के समीप विकसित होते हैं, विकसित होते हैं, अर्थात
अर्थात अर्थात मानव अधिवासों के मध्य मानव अधिवासों के मध्य अधिवासों के मध्य मानव अधिवासों के मध्य भौतिक दूरी, कौन सी दूरी? भौतिक दूरी बहुत कम होती है। भौतिक दूरी बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। देखो एक एक का अपन बाद में विस्तारित अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन वन बाय वन एक एक विशेषता लिख लेते हैं। तो इनके मध्य जो भौतिक दूरी है वो बहुत ही कम होती है। नंबर तीसरे पे आता है मानव अधिवास क्षेत्र कृषि भूमि व अन्य कार्य क्षेत्रों से पृथक होते हैं। तो लिखिए मानव अधिवास क्षेत्र कृषि भूमि, मानव अधिवास क्षेत्र, कौन सी अधिवास भूमि? मानव अधिवास क्षेत्र, मानव अधिवास क्षेत्र कृषि भूमि, कृषि भूमि तथा देखो मानव अधिवास क्षेत्र कृषि भूमि व अन्य कार्य क्षेत्रों से पृथक होते हैं तथा अन्य कार्य क्षेत्रों से पृथक होते हैं। क्षेत्रों से क्या होते हैं? पृथक होते हैं, पृथक होते हैं। ये नंबर 3 पे जो परिभाषा है वो मानव जो अधिवास क्षेत्र हैं वो कृषि भूमि तथा अन्य कार्य क्षेत्रों से पृथक होते हैं। इसके नंबर 4 पर आता है इसके अंतर्गत मानव अधिवास ज्यामितीय आकृतियां। देखो इसके अंतर्गत मानव अधिवास, नंबर 4 पर लिखिए इसके अंतर्गत मानव अधिवास, इसके अंतर्गत मानव अधिवास, मानव अधिवास ज्यामितीय आकृतियां, अधिवास ज्यामितीय आकृतियां, ज्यामितीय आकृतियां। इसके अंतर्गत मानव अधिवास ज्यामितीय आकृतियों जैसे आयताकार, जैसे आयताकार, एरिये, अरिये प्रतिरूप बोल दो, चाहे तारेनुमा बोल दो, तारेनुमा, अरिये तारेनुमा, आयताकार, एरिये, तारेनुमा या रेखीय आदि का निर्माण करते हैं। रेखीय आदि का निर्माण करते हैं। आदि का निर्माण करते हैं, आदि का निर्माण करते हैं, आदि का निर्माण करते हैं। तो देखो इसमें कौन कौन सी आकृतियां बनती है? आयताकार, एरिये या तारेनुमा व रेखीय आदि जो ज्यामितीय आकृतियां हैं उनका निर्माण होता है कौन सी बस्तियों में? गुंचित बस्तियों में इनका निर्माण होता है। तो सबसे पहले इनकी एक एक परिभाषा को समझ लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे आयताकार प्रतिरूप कैसे बनता है गुंचित बस्तियों में, एरिये या तारेनुमा प्रतिरूप कैसे बनता है और रेखीय प्रतिरूप कैसे बनता है, इनका एक एक का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इन विशेषताओं का अध्ययन कर लेते हैं। इन बस्तियों को संकुलित अथवा आकेंद्रित बस्तियों के नाम से भी जाना जाता है। इनका दूसरा नाम क्या है? संकुलित अथवा आकेंद्रित बस्तियां। इसके अंतर्गत मानव अधिवास एक दूसरे के क्या होते हैं? समीप होते हैं, समीप मानव अधिवास क्षेत्र होते हैं। जैसे अपन डायग्राम में देखेंगे, देखो ये जैसे ये अपन डायग्राम बना लेते हैं, ये वाला, ठीक है। अब इसमें क्या है? ये बस्ती है, मान लीजिए ये कोई बस्ती है, इसमें मानव अधिवास पास में है। मानव अधिवास क्या है? पास में। कहाँ है? पास में। अब ये मानव अधिवास पास में है, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं चित्र, थोड़ा छोटा लगेगा। ये मान लीजिए ये मानव अधिवास पास में है। गुंचित बस्तियों में मानव अधिवास क्या होते हैं?
पास पास में होते हैं अर्थात गुच्छे के रूप में होते हैं, एक जगह सम्मिलित रूप से बसे हुए रहते हैं, इनको बोला जाता है गुंछित बस्तियां। कौन सी बस्तियां? गुंछित बस्तियां, अर्थात गुच्छे के रूप में ये अधिवास बने हुए होते हैं, तो इनको बोला जाता है गुंछित बस्तियां। इनको क्या बोला जाता है? गुंछित बस्तियां। इसके अंतर्गत मानव अधिवास एक दूसरे के समीप विकसित होते हैं। देखो मानव अधिवास एक दूसरे के समीप समीप विकसित हो रहे हैं, अर्थात गुंछित रूप में विकसित हो रहे हैं, अर्थात मानव अधिवासों के मध्य जो भौतिक दूरी है वो बहुत ही कम है। इनके मध्य जो भौतिक दूरी है, भौतिक दूरी का मतलब धरातलीय दूरी है, वास्तविक दूरी है बहुत ही कम है, मतलब सटे हुए मकान रहते हैं। मानव अधिवास क्षेत्र कृषि भूमि, देखो इसमें क्या होता है? मानव अधिवास क्षेत्र कृषि भूमि व अन्य कार्य क्षेत्रों से पृथक होते हैं। देखो कृषि भूमि इससे बाहर होती है। कहाँ होती है? गांव से, इस कुंचित बस्ती से बाहर होती है। यहाँ पे कृषि भूमि हो गई, देखो यहाँ पे भी कृषि हो गई, ठीक है। तो ये मानव अधिवासों से बाहर होती है। यहाँ चारागाह हो गया, अन्य कार्यों में चारागाह, देखो ये कृषि हो गई, कृषि भूमि है ना, ये कृषि हो गई, इधर भी कृषि हो गई, इधर चारागाह हो गया। अर्थात जो मानव अधिवास क्षेत्र हैं उनसे कृषि भूमि अथवा अन्य कार्य क्षेत्रों से पृथक होते हैं। देखो ये एक जगह गुच्छे के रूप में बसे हुए हैं, कृषि भूमि इनसे बाहर है, अर्थात इनसे पृथक है, अलग है, इनके पास में या फिर इनके अंदर नहीं है। कहने का मतलब कृषि भूमि व अन्य कार्य क्षेत्र इन बस्तियों से बाहर की ओर होते हैं, अर्थात पृथक होते हैं। नंबर 4 पर जो आता है, इसके अंतर्गत जो मानव अधिवास ज्यामितीय आकृतियां जैसे आयताकार, एरिए, कौन कौन सी आकृतियां बनती है इनमें? आयताकार बन गई, उसके बाद एरिए या तारीनुमा आकृति बनती है, उसके अलावा रेखीय आकृति बनती है। एक बार आप स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे चलते हैं, फिर देखेंगे ये आकृतियां कैसे बनती हैं। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे चलते हैं, एक एक बिंदु का विस्तार से धुआंधार तरीके से, शानदार तरीके से गहन विस्तारित अध्ययन करेंगे। तो इसमें अपन देखेंगे आयताकार जो प्रतिरूप, एरिए प्रतिरूप और जो रेखीय प्रतिरूप है वो किस प्रकार निर्मित होते हैं। इसी प्रकार अपन जोश और जुनून के साथ एक एक बिंदु का गहन विस्तारित अध्ययन करेंगे। आगे हेडिंग लगाइए, जो ये आकृतियां बनती हैं वो किस प्रकार बनती है उनका विस्तारित अध्ययन करेंगे। तो इनके बारे में अपन देख लेते हैं, आयताकार प्रतिरूप, एरिये प्रतिरूप और रेखीय प्रतिरूप। तो हेडिंग लगाइए आयताकार प्रतिरूप। कौन सा प्रतिरूप? आयताकार प्रतिरूप। नंबर 1 पर आयताकार प्रतिरूप, आयताकार प्रतिरूप, ये अपन कुंचित बस्तियों में देख रहे हैं कौन कौन से प्रतिरूपों का निर्माण होता है। उसके बाद आता है एरिये ओब्लिक तारेनुमा प्रतिरूप, तारेनुमा प्रतिरूप, और लास्ट और अंतिम आता है रेखीय प्रतिरूप। कौन सा प्रतिरूप? रेखीय प्रतिरूप, रेखीय प्रतिरूप। देखो इनके नाम से ही पता चल रहा है, आयताकार प्रतिरूप। आयताकार प्रतिरूप का मतलब यह है कि जब दो सड़कें समकोण पर काटती है और जब उनके किनारे मानव अधिवास निर्मित होते हैं तो उनको बोला जाता है आयताकार प्रतिरूप। जबकि जो एरिये तारेनुमा प्रतिरूप है, ये पर्वतीय क्षेत्रों से जब विभिन्न भागों में सड़कें जाती हैं और उनके किनारे अधिवासों का निर्माण होता है तो उससे निर्मित होती है आकृति एरिये तारेनुमा प्रतिरूप वाली। रेखीय प्रतिरूप, जब कोई नदी है, नहर है, सड़क है, इनके किनारे रेलवे स्टेशन है, रेल लाइन है, उनके किनारों पर जब मानव अधिवास क्षेत्रों का विकास होता है तो उसको बोला जाता है रेखीय प्रतिरूप। तो एक एक के बारे में देखो अपन अध्ययन करते हैं। सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं, सबसे पहले तीनों का डायग्राम बनाते हैं। तो इनका डायग्राम कैसे बनेगा? तो देखो ये अपना आता है आयताकार प्रतिरूप। जब दो सड़कें, देखो सड़क 1 और सड़क 2, ये तो सड़क 1 हो गई, सड़क 1, सड़क नंबर 1 और ये सड़क 2, ये दो सड़कें जब आपस में समकोण पर काटती हैं तो इनसे और इनके पास में जब मानव अधिवासों का निर्माण होता है, इनके पास में जब मानव अधिवासों का निर्माण होता है तो इनसे जो आकृति बनती है उसको बोला जाता है आयताकार प्रतिरूप। कौन सा प्रतिरूप?
आयताकार प्रतिरूप मतलब आयत के जैसी आकृति बन जाती है, इसको बोला जाता है आयताकार प्रतिरूप। इसको क्या बोला जाता है? आयताकार प्रतिरूप। यह आकृति कौन सी हो गई? आयताकार प्रतिरूप। अब इसके बारे में विशेषता लिख लेते हैं भाई, कैसे किस कारण बोलते हैं इसको आयताकार प्रतिरूप। तो देखो, जब दो सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, लिखिए, जब दो सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, जब दो सड़कें, कितनी सड़कें? दो सड़कें, दो सड़कें एक दूसरे को एक दूसरे को एक दूसरे को दूसरे को समकोण पर काटती हैं। किस पर काटती हैं? समकोण पर काटती हैं, समकोण पर काटती हैं, पर काटती हैं। देखो, जब दो सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं तथा उनके चारों ओर अधिवास विकसित होते हैं, तथा उनके चारों ओर तथा उनके चारों ओर उनके चारों ओर चारों ओर अधिवास विकसित होते हैं। अधिवास विकसित होते हैं, उनके चारों ओर अधिवास विकसित होते हैं, उनके चारों ओर अधिवास विकसित होते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है? आयताकार प्रतिरूप। देखो, तारेनुमा प्रतिरूप में सबसे पहले वो इलाका आता है पर्वतीय या पहाड़ी क्षेत्र वाला इलाका। जैसे मान लीजिए कोई पर्वतीय या पहाड़ी क्षेत्र वाला इलाका है, ये मान लीजिए ये कोई पर्वत है, पर्वत या पहाड़ी क्षेत्र वाला इलाका है। इससे विभिन्न भागों में देखो सड़कें जाती हैं, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, उस साइड भी जा रही है, इस 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 साइड भी जा रही है। देखो, चारों तरफ विभिन्न भागों में सड़कें जाती हैं। अब जब इनके किनारे जब मानव अधिवासों का निर्माण होता है तो उनको बोला जाता है एरिये या तारेनुमा, अर्थात तारे की जैसी आकृति बन जाती है, इसको बोला जाता है एरिये या तारेनुमा प्रतिरूप। तो देखो, ये तो हो गई, क्या हो गई? पर्वतीय श्रृंखला, पर्वत हो गया, ये तो क्या हो गया? पर्वत। ये तो हो गया अपना पर्वत, और ये हो गई अपनी सड़कें, सारी की सारी सड़कें हैं, है ना? सड़कें 1, सड़कें 2, सड़क 3, सड़क 4, सड़क 5, सड़क 6, सड़क 7, सड़क 8, मतलब विभिन्न भागों में ये सड़कें जा रही हैं। इनसे जो आकृति बनती है वो तारेनुमा आकृति बनती है। तो इसमें लिखेंगे केंद्र बिंदु या पर्वतीय या पहाड़ी, लिखिए केंद्र बिंदु, केंद्र बिंदु, केंद्र बिंदु, केंद्र बिंदु, केंद्र बिंदु पर्वतीय या पहाड़ी, पर्वतीय या पहाड़ी, पर्वतीय ओब्लिक पहाड़ी, केंद्र बिंदु से या पर्वतीय या पहाड़ी क्षेत्रों से अलग अलग दिशाओं में, क्षेत्रों से अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में, क्षेत्रों से अलग अलग दिशाओं में सड़कें प्रसारित होती हैं। अलग अलग दिशाओं में प्रसारित सड़कों के किनारे, प्रसारित सड़कों के किनारे, प्रसारित, इधर लिख लेते हैं थोड़ा सा, प्रसारित सड़कों के किनारे, के किनारे प्रसारित सड़कों के किनारे विकसित अधिवास, विकसित अधिवास, सड़कों के किनारे जब अधिवासों का विकास होता है, विकसित अधिवासों का निर्माण होता है, तो उससे जो आकृति बनती है उसको एरिये या तारेनुमा आकृति बोला जाता है। अगला आता है रेखीय प्रतिरूप। अब रेखीय प्रतिरूप की आकृति कैसे बनती है? बिल्कुल रेखा के रूप में, जैसे मान लीजिए ये रेखा के रूप में। तो देखो, रेखा के रूप में या तो सड़क हो सकता है, या फिर नदी हो सकती है, या नहर हो सकती है। तो देखो, सड़क, कौन सी? सड़क, नदी, नहर व रेल लाइन, रेल लाइन है ना, लाइन है ये, आप देख लेना, ये आया नहीं इसमें। तो सड़क हो गई, नदी हो गई, रेल हो गई। इनके जब दोनों किनारों पर
या तो दोनों किनारों पर या फिर एक किनारे पर मानव अधिवास का विकास होता है, या तो मान लीजिए दोनों किनारों पर भी हो सकता है और एक किनारे पर भी मानव अधिवास का निवास हो सकता है। इसको बोला जाता है, जो आकृति इससे निर्मित होती है उसको रेखीय प्रतिरूप के नाम से जाना जाता है। देखो एक रेखा के रूप में या तो दोनों साइड या फिर एक तरफ भी हो सकता है। तो देखो इसके अंतर्गत जो अपन परिभाषा लिखेंगे रेखीय प्रतिरूप के अंतर्गत, तो जब सड़क, नदी, नहर अथवा रेल लाइन के दोनों, देखो जब सड़क, नदी, नहर, रेल लाइन के दोनों ओर तथा एक ओर, देखो जब सड़क, नदी, नहर, रेल लाइन के दोनों ओर तथा एक तरफ मानव अधिवासों का निर्माण होता है, एक और मानव अधिवासों का निर्माण होता है, मानव अधिवासों का निर्माण होता है, मानव अधिवासों का निर्माण होता है, तो उसको क्या बोला जाता है? रेखीय प्रतिरूप। कौन सा प्रतिरूप? रेखीय प्रतिरूप। तो देखो जब पहला आयताकार प्रतिरूप है उसमें जब दो सड़कें, देखो एक सड़क ये रही, एक सड़क ये रही, जब दो सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं अर्थात 90 डिग्री पर काटती हैं और उनके किनारे जब अधिवासों का निर्माण होता है तो उससे जो आकृति बनती है वो आयताकार प्रतिरूप बनती है। इसके अलावा एरीय या तारेनुमा प्रतिरूप, जब पर्वतीय क्षेत्र होते हैं या केंद्र बिंदु या पर्वतीय क्षेत्रों से विभिन्न भागों में जब सड़कें जाती है और उनके किनारे मानव अधिवासों का विकास होता है तो उसको बोला जाता है एरीय या तारेनुमा प्रतिरूप की आकृति। उसके अलावा रेखीय प्रतिरूप, जब सड़क, नदी, नहर, रेल लाइन इनके किनारे या तो दोनों तरफ या एक तरफ मानव अधिवासों का विकास होता है तो जिससे जो आकृति बनती है उसको बोला जाता है रेखीय प्रतिरूप। इसको बोला जाता है रेखीय प्रतिरूप। अब आगे चलते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट लो फिर आगे चलते हैं। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो अपन आगे चलते हैं। इसी के साथ अपन एक एक बिंदु का गहराई से अध्ययन करेंगे, चाहे कोई दिक्कत नहीं है, अपना समय अधिक लगे तो लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना कोई भी बिंदु या परीक्षा से बाहर नहीं जाना चाहिए, टोटल अपने नोट्सों से मिलने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर टाइम लग रहा है तो लगने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप सोच रहे होंगे सर तो इतना विस्तार से बता रहे हैं तो टाइम बहुत लग रहा है, कहने का मतलब तो शॉर्ट, ऐसी भी शॉर्ट चीज़ क्या जो अपने जो परीक्षा में जो प्रश्न आए उनको ही हल नहीं कर पाए तो इतना भी शॉर्ट गलत है। तो इसलिए मैं विस्तारित अध्ययन करवा रहा हूँ ताकि आपका कोई भी प्रश्न या तो अपनी नोटबुक में से आए या फिर कहीं बाहर से भी बन के आएगा तो वो अपने नोट्सों में से मिल जाएगा, संभावना ये रहेगी। ठीक है, तो अपन ने इनकी आकृतियों के बारे में अध्ययन कर लिया। इसके साथ अपन अध्ययन करते हैं, देखो गुंचित बस्तियां विकसित होने के कारण, देखो गुंचित बस्तियां विकसित क्यों होती है, क्यों आ रही हैं ये गुंचित बस्तियां, गुच्छे के रूप में लोग क्यों रहते हैं, तो इनके कारण क्या क्या है। तो गुंचित बस्तियां विकसित होने के कारण, हेडिंग लगाइए, गुंचित बस्तियां विकसित होने के कारण, गुंचित बस्तियां विकसित होने के कारण, गुंचित बस्तियां विकसित होने के कारण क्या क्या कारण हो सकते हैं जिनसे गुंचित बस्तियों का निर्माण होता है, होने के कारण। अब क्या क्या कारण है जिनसे गुंचित बस्तियों का निर्माण होता है, एक जगह क्यों रहते हैं गुच्छे के रूप में, कोई जरूरी थोड़ी है कि गुच्छे के रूप में ही लोग रहें, तो ये क्यों रह रहे हैं, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, उनके बारे में अपन विस्तारित अध्ययन करेंगे, शानदार तरीके से, धुआंधार तरीके से, जोश और जुनून के साथ, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। तो देखो सबसे पहला है संसाधनों की उपलब्धता, जिन क्षेत्रों में संसाधनों की उपलब्धता रहती है, सबसे पहला आया संसाधनों की उपलब्धता। सबसे पहला क्या है? संसाधनों की उपलब्धता, संसाधनों की उपलब्धता, संसाधनों की उपलब्धता, संसाधनों की उपलब्धता के कारण भी लोग गुच्छे के रूप में रहना पसंद करते हैं। तो संसाधनों की उपलब्धता नंबर 1। इसके अलावा देखो संसाधनों की उपलब्धता होने के कारण भी लोग एक जगह रहना, गुच्छे के रूप में रहना पसंद करते हैं। इसके अलावा समतल भूभाग, जिस क्षेत्र में समतल भूभाग है उस क्षेत्र में भी लोग रहना अत्यधिक पसंद करते हैं अर्थ गुच्छे के रूप में। तो समतल भूभाग, कौन सा भूभाग? समतल भूभाग, समतल भूभाग, समतल भूभाग हो गया। देखो इसके अलावा देखो नंबर 3 पर आता है, क्या आता है? जल की उपलब्धता। क्या आता है?
जल की उपलब्धता, जिन क्षेत्रों में जल उपलब्ध है उन क्षेत्रों में भी गुंचित बस्तियों का निर्माण होता है। तो जल की उपलब्धता, उपलब्धता देखो पहला हो गया संसाधनों की उपलब्धता, दूसरा हो गया अपना समतल भूभाग, तीसरा हो गया जल की उपलब्धता और चौथा हो गया सुरक्षा संबंधी कारण। देखो सुरक्षा संबंधी कारण भी लोग गुच्छे के रूप में रहना पसंद करते हैं। तो नंबर 4 पर आ गया सुरक्षा संबंधी कारण, सुरक्षा संबंधी कारण, सुरक्षा संबंधी संबंधी कारण, सुरक्षा संबंधी कारण, सुरक्षा संबंधी कारण भी लोग एक जगह रहना पसंद करते हैं। देखो इसके अलावा मृदा की उर्वरकता, देखो मृदा की उर्वरकता होने के कारण भी लोग एक जगह रहना पसंद करते हैं। तो मृदा की उर्वरकता नंबर 5। तो मृदा की उर्वरकता, मृदा की उर्वरकता, मृदा की उर्वरकता। देखो नंबर 1 पर आया संसाधनों की उपलब्धता, जिन क्षेत्रों में संसाधन उपलब्ध हैं, बहुत सारे संसाधन उपलब्ध हैं, तो लोग गुच्छे के रूप में रहना पसंद करेंगे, क्योंकि संसाधनों के बिना तो जीवन संभव नहीं है, संसाधन होना जरूरी है। इसके अलावा समतल भूभाग, जिस क्षेत्र में समतल भूभाग है, जैसे पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र हैं, उनमें ऊबड़ खाबड़ भूभाग रहता है, तो लोग गुच्छे के रूप में नहीं रह पाते हैं। लेकिन जहां पर समतल भूभाग होते हैं, जैसे उत्तर भारत का विशाल मैदान है, वहां पर समतल भूभाग होते हैं, तो वहां पर गुच्छे के रूप में रहना लोग अत्यधिक पसंद करते हैं। तो समतल भूभाग भी गुंचित बस्तियों को विकसित होने का प्रमुख कारण है। जल की उपलब्धता, जिन क्षेत्रों में जल उपलब्ध है उन क्षेत्रों में गुंचित बस्तियों का निर्माण होता है, और जिन क्षेत्रों में जल उपलब्ध नहीं होता है वहां पर विखंडित या पल्लीकृत बस्तियों का निर्माण होता है, क्योंकि जल के बिना जीवन संभव नहीं है। आगे आता है नंबर 4 पर सुरक्षा संबंधी कारण। लोगों को देखो प्राचीन मान्यता यह है कि प्राचीन समय में चोरी डकैतियां बहुत अत्यधिक मात्रा में होती थी, तो लोग गुच्छे के रूप में रहना पसंद करते थे, ताकि अगर एक व्यक्ति बाहर भी चले जाता है तो भी अपने घर की सुरक्षा हो सकती है। तो सुरक्षा संबंधी कारणों के कारण, चोरी डकैतियों के कारण भी लोग गुच्छे के रूप में रहना पसंद करते हैं। जल की उपलब्धता या मृदा की उर्वरकता, जिन क्षेत्रों में मृदा उपजाऊ है, उपजाऊ मृदा वाले क्षेत्रों में लोग जनसंख्या अधिक निवास करती है, वहां पर मानव अधिवास अधिक पाए जाते हैं, अर्थात गुंचित बस्तियों के रूप में विकसित होते हैं। तो यहां तक अपना कंप्लीट हो गया, गुंचित बस्तियां विकसित होने के कारण हो गए। अब आगे चलते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे चलते हैं। संभवतः है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे चलते हैं अपन। ये अपन ने देख लिए गुंचित बस्तियां विकसित होने के प्रमुख प्रमुख कारण, कौन कौन से कारणों से गुंचित बस्तियों का विकास हो रहा है, तो ये अपन ने कारण देख लिए। अब देखो प्रमुख क्षेत्र कहाँ कहाँ पर ये गुंचित बस्तियां पाई जा रही हैं, इनके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो वो क्षेत्र देख लेते हैं। तो हेडिंग लगाइए प्रमुख क्षेत्र, गुंचित बस्तियों के प्रमुख क्षेत्र, कौन कौन से क्षेत्रों में गुंचित बस्तियां पाई जा रही हैं, तो उनके प्रमुख क्षेत्र। तो प्रमुख क्षेत्र हेडिंग लगाइए प्रमुख क्षेत्र, प्रमुख क्षेत्र। देखो प्रमुख क्षेत्रों में, प्रमुख क्षेत्र जहां पर गुंचित बस्तियां पाई जाती हैं, उनमें जो पहला जो क्षेत्र आता है वो कौन सा आता है, भारत का उत्तरी मैदान, भारत का उत्तरी मैदान, भारत का उत्तरी मैदान, भारत का उत्तरी मैदान, प्रमुख क्षेत्रों में उत्तरी मैदान, क्योंकि मैदानी भूभाग है इसलिए यहाँ पर गुंचित बस्तियों का अधिक विकास होता है। भारत का उत्तरी मैदान या जलोढ़ मृदा का मैदान। ब्रह्मपुत्र नदी मैदान दूसरा आता है, ब्रह्मपुत्र नदी मैदान, दूसरा आता है ब्रह्मपुत्र नदी मैदान, ब्रह्मपुत्र नदी मैदान, ब्रह्मपुत्र नदी मैदान, ब्रह्मपुत्र नदी मैदान। नंबर 3 पर आता है, देखो पहला हो गया भारत का उत्तरी मैदान, दूसरा हो गया ब्रह्मपुत्र नदी मैदान, तीसरा हो गया नागालैंड व बुंदेलखंड, नागालैंड व बुंदेलखंड, नागालैंड व बुंदेलखंड, बुंदेलखंड, नागालैंड व बुंदेलखंड। और लास्ट हो गया राजस्थान, कौन सा स्थान, राजस्थान। अब आप ऐसे सोच रहे होंगे राजस्थान में गुंचित बस्तियों का निर्माण कैसे होता है। देखो भारत का उत्तरी मैदान तो समतल भूभाग है, इसलिए गुंचित बस्तियों का मैदान, गुंचित बस्तियां निर्मित होती है। ब्रह्मपुत्र नदी घाटी मैदान ये उपजाऊ मैदान है, इसलिए भी यहाँ पर गुंचित बस्तियों का विकास होता है। तीसरा आता है नागालैंड व बुंदेलखंड, ये पर्वतीय क्षेत्र है, और पर्वतीय क्षेत्रों से जो गुंचित बस्तियां बनती है वो एरिया या तारेनुमा बस्तियां बनती है। लास्ट में आता है राजस्थान। राजस्थान में देखो अत्यधिक क्षेत्रों में सूखा संभावित क्षेत्र है, सूखा ज्यादा पड़ता है, लेकिन किन्हीं क्षेत्रों में जहां पर जल की उपलब्धता है वहां पर गुच्छे के रूप में लोग निवास करते हैं, उनका मानव अधिवास निर्मित होता है, इसलिए राजस्थान भी गुंचित बस्तियों का प्रमुख क्षेत्र है। तो ये हो गया अपना कंप्लीट
अपनी पहली बस्ती गुंचित बस्तियों का विस्तार से अपन ने अध्ययन कर लिया। अब दूसरा चलता है अर्धगुंचित बस्तियां। दूसरा कौन सी बस्तियां? अर्धगुंचित बस्तियां। ये अपनी गुंचित बस्तियां हो गई। इसके अलावा जो दूसरा है अपनी आएगी अर्धगुंचित बस्तियां। तो अर्धगुंचित बस्तियों के बारे में अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे, धुआंधार तरीके से, शानदार तरीके से, जोश और जुनून के साथ अपन अध्ययन करेंगे। तो नंबर 2 पर लगाइए कौन सी बस्तियां? अर्धगुंचित बस्तियां। वो गुंचित बस्तियां हैं, ये अर्धगुंचित बस्तियां हैं। गुंचित बस्तियों से ही अर्धगुंचित बस्तियों का निर्माण होता है। कैसे होता है? तो हेडिंग लगाइए पहले, अर्धगुंचित बस्तियां। नंबर 2 अर्धगुंचित बस्तियां। अर्धगुंचित बस्तियां, अर्धगुंचित, अर्धगुंचित अर्धगुंचित बस्तियां। देखो नंबर 2 पर आता है अपना अर्धगुंचित बस्तियां। अर्धगुंचित बस्तियां देखो गुंचित बस्तियों के रूप में ही पहले जो गुंचित बस्तियां थी उनमें जो जमींदार या क्या करता है, या तो बलपूर्वक उनको निम्न वर्ग के लोगों को बाहर निकाल देता है, या फिर वो स्वेच्छा से बाहर जाकर अपने अधिवासियों का निवास स्थान करते हैं, तो उसको बोला जाता है अर्धगुंचित। अर्थात वो गुंचित रूप में जो निवास स्थान था उसमें वो विखंडित हो जाते हैं, जगह जगह जाके रहने लग जाते हैं, या तो स्वेच्छा से चले जाते हैं या फिर दबाव पूर्वक जमींदार उनको बाहर निकाल देता है। तो देखो सबसे पहले इनका निर्माण होता है वो गुंचित बस्तियों के रूप में होता है। जैसे ये गुंचित बस्तियां हैं, देखो ये छोटे छोटे अधिवास क्षेत्र पास पास में जब रहते हैं तो इनको गुंचित अधिवास क्षेत्र बोला जाता है। कौन सा अधिवास क्षेत्र? गुंचित अधिवास क्षेत्र बोला जाता है। तो इन गुंचित अधिवास क्षेत्रों के समीप ही इनसे ही अर्धगुंचित या विखंडित बस्तियों का निर्माण होता है। कैसे होता है जो अपन विस्तार से देखेंगे, एक एक का अध्ययन करेंगे। ये तो कौन सी बस्तियां हैं? गुंचित बस्तियां हैं। ये कौन सी बस्तियां हैं? गुंचित बस्तियां हैं। गुंचित बस्तियां वे बस्तियां होती है जिनमें मानव अधिवास पास पास में होते हैं, ये गुंचित बस्तियां होती हैं। तो देखो ये गुंचित बस्तियां हो गई। ये कौन सी बस्तियां हो गई? गुंचित बस्तियां। अब इनसे ही कौन सी बस्तियों का निर्माण होता है? इनसे ही होता है अर्धगुंचित बस्तियां या विखंडित बस्तियों का निर्माण होता है। तो देखो दूसरा आता है अर्धगुंचित बस्तियां। कौन सी? अर्धगुंचित या विखंडित बस्तियां। इनका निर्माण कैसे होता है? जब गुंचित बस्तियों से कुछ लोग बाहर जाकर रहने लग जाते हैं, वहाँ या तो बलपूर्वक या स्वेच्छा से जाकर बाहर रहने लग जाते हैं, अर्थात मानव अधिवास यहाँ पर कम हो जाता है, तो इनको बोला जाता है अर्धगुंचित बस्तियां। कौन सी बस्तियां? अर्धगुंचित बस्तियां या विखंडित बस्तियां। अर्धगुंचित या विखंडित बस्तियां, अर्धगुंचित ओबलिक विखंडित बस्तियां बोला जाता है इनको। अर्धगुंचित या विखंडित बस्तियों के नाम से जाना जाता है, विखंडित बस्तियां कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? या तो ये स्वेच्छा से या बलपूर्वक इनको जमींदार लोग बाहर निकाल देते हैं और ये छोटे छोटे अधिवास जगह जगह पर जाकर ढानियों के ये अधिवास निर्मित कर लेते हैं। ये हो गया, ये दूसरा अधिवास हो गया। ठीक है, ये छोटी छोटी बस्तियों का निर्माण हो जाता है। ये दूसरी बस्ती हो गई। ये बस्ती, छोटी सी बस्ती, यहाँ पर जाकर रहने लग गए कुछ लोग, यहाँ जाकर रहने लग गए, तो इसमें से विखंडन हो गया। अर्थात ये पहले गुंचित रूप में थी, इसी से अर्धगुंचित बस्तियों का निर्माण होता है। जैसे कुछ लोग यहाँ पर आकर, यहाँ थोड़े बहुत लोग यहाँ पर आकर रहने लगे, तो ये अर्धगुंचित या विखंडित बस्तियों का निर्माण होता है। तो ये डायग्राम के माध्यम से अपन ने समझ लिया है। अब देखेंगे एक एक परिभाषा या एक एक विशेषता देखेंगे, अर्धगुंचित बस्तियां कैसे निर्मित होती हैं, तो एक एक विशेषताओं के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो एक एक विशेषताओं के बारे में अपन अध्ययन करेंगे धुआंधार तरीके से, शानदार तरीके से, जोश और जुनून के साथ, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। तो अपन एक एक बिंदु का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग लगाइए अर्धगुंचित बस्तियों की विशेषताएं। अर्धगुंचित बस्तियों की विशेषताएं, तो आप हेडिंग लगाइए अर्धगुंचित बस्तियों की विशेषताएं। तो अर्धगुंचित बस्तियों की विशेषताओं के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो हेडिंग लगाइए अर्धगुंचित बस्तियों की विशेषताएं। तो हेडिंग लगाइए अर्धगुंचित बस्तियों की विशेषताएं। तो हेडिंग लगा लिया अपन ने विशेषताएं। किसकी विशेषताएं? अर्धगुंचित बस्तियों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो विशेषताएं देखो, विशेषताओं में नंबर 1 पर देखो, अर्धगुंचित बस्तियां किससे निर्मित होती हैं? गुंचित बस्तियों से ही इनका निर्माण होता है। कौन सी बस्तियों का? अर्धगुंचित बस्तियों का। अर्धगुंचित बस्तियां गुंचित बस्तियों के लगभग समान प्रतीत होती हैं। तो लिखिए अर्धगुंचित बस्तियां, अर्धगुंचित बस्तियां, अर्धगुंचित बस्तियां, अर्धगुंचित बस्तियां, अर्धगुंचित बस्तियां, अर्धगुंचित बस्तियां लगभग गुंचित बस्तियों के समान, लगभग गुंचित बस्तियों के समान, गुंचित बस्तियों के समान, गुंचित बस्तियों के समान प्रतीत होती हैं। गुंचित बस्तियों के समान, बस्तियों के समान, गुंचित बस्तियों के समान प्रतीत होती हैं। गुंचित बस्तियों के समान प्रतीत होती हैं। गुंचित बस्तियों के समान प्रतीत होती हैं। गुंचित बस्तियों के समान प्रतीत होती हैं।
देखो अर्धगुंचित बस्तियां गुंचित बस्तियों के समान ही प्रतीत होती हैं, लेकिन उनसे सर्वथा भिन्न होती है। लेकिन ये उनसे सर्वथा भिन्न होती हैं, लेकिन ये उनसे लेकिन ये उनसे सर्वथा भिन्न होती हैं, उनसे सर्वथा सर्वथा भिन्न होती हैं। सर्वथा क्या होती हैं? भिन्न होती हैं, भिन्न होती हैं। देखो ये सर्वथा उनसे क्या होती हैं? भिन्न होती हैं। एक बार अपन एक एक विशेषता लिख लेते हैं, उसके बाद अपन विस्तारित गहनता के साथ एक एक विशेषता का अध्ययन करेंगे। तो नंबर 2 पर जो विशेषता आती है अर्धगुंचित बस्तियों की, अर्धगुंचित बस्तियों का निर्माण संगन या सैंत गांव के, देखो अर्धगुंचित बस्तियों का निर्माण, अर्धगुंचित बस्तियों का निर्माण, अर्धगुंचित बस्तियों का निर्माण, बस्तियों का निर्माण, बस्तियों का निर्माण, अर्धगुंचित बस्तियों का निर्माण, देखो अर्धगुंचित बस्तियों का निर्माण संगन या सैंत गांव के, देखो संगन या सैंत गांव के, संगन या सैंत गांव, सैंत गांव के, संगन या सैंत गांव के संप्रथंकन के, संप्रथंकन, संप्रथंकन, प्रथंकन, संगन या सैंत गांव के संप्रथंकन से होता है, से होता है, से होता है, से होता है। संगन या सैंत गांव के संप्रथंकन से होता है, अर्थात बसे हुए गुंचित गांवों के उजड़ जाने से निर्मित गांव, अर्थात 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 बसे हुए संगन ओब्लिक गुंचित गांव, गुंचित गांवों के विखंडन, गांवों के विखंडन से निर्मित गांव, विखंडन से निर्मित गांव, विखंडन से निर्मित गांव अर्धगुंचित बस्तियों के अंतर्गत आते हैं। अर्थात बसे हुए संगन या गुंचित गांवों के विखंडन से जो निर्मित गांव होते हैं उनको अर्धगुंचित बस्तियों के रूप में जाना जाता है। तीसरी इसकी विशेषता है गांव के कुछ लोग स्वेच्छा से, या तो इसमें गांव के कुछ लोग स्वेच्छा से या बलपूर्वक गांव से दूर अधिवासों का निर्माण करते हैं। तो गांव के कुछ लोग लिखिए नंबर 3 पर, गांव के कुछ लोग, किसके कुछ लोग? गांव के कुछ लोग, गांव के कुछ लोग, गांव के कुछ लोग, गांव के कुछ लोग स्वेच्छा से या बलपूर्वक, स्वेच्छा से या बलपूर्वक, स्वेच्छा से या बलपूर्वक, बलपूर्वक, स्वेच्छा से या बलपूर्वक, बलपूर्वक गांव, देखो गांव के कुछ लोग या तो स्वेच्छा से या बलपूर्वक गांव से दूर अधिवासों का निर्माण करते हैं। गांव से दूर, गांव से दूर या समीप अधिवासों का निर्माण करते हैं, अधिवासों का निर्माण करते हैं, अधिवासों का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं, अधिवासों का निर्माण करते हैं, अधिवासों का निर्माण करते हैं। उनसे जो निर्मित बस्तियां होती हैं उनको क्या कहा जाता है? अर्धगुंचित बस्तियां। प्राय जमींदार लोग गांव के केंद्र स्थल पर, इसमें जमींदार लोग तो गांव के केंद्र स्तर पर, तो लिखिए प्राय जमींदार लोग, नंबर 4 पर लिखिए प्राय जमींदार लोग, प्राय जमींदार लोग, प्राय जमींदार लोग, कौन से लोग? जमींदार लोग, प्राय जमींदार लोग, प्राय जमींदार लोग गांव के केंद्र स्थल पर अधिकार लोग, गांव के केंद्र स्थल पर, गांव के केंद्र स्थल पर, गांव के कौन से स्थल पर? केंद्र स्थल पर, केंद्र स्थल पर, स्थल पर, गांव का कौन सा स्थल हो गया? गांव के केंद्र स्थल पर अधिकार जमा लेते हैं एवं समाज के निचले वर्ग पर अधिकार जमा लेते हैं, जमा लेते हैं, जमा लेते हैं, और समाज के निचले वर्ग के लोग, और समाज के निचले वर्ग के लोग, समाज के जो निचले वर्ग के लोग हैं, समाज के निचले वर्ग के लोग, समाज के निचले वर्ग के
लोग, समाज के जो निचले वर्ग के लोगों अथवा निम्न कार्यों में संलग्न निम्न कार्यों में संलग्न लोगों निम्न कार्यों में संलग्न जो लोग होते हैं, संलग्न लोगों को गांव छोड़ना पड़ता है, लोगों को गांव छोड़ना पड़ता है। तो देखो आगे विशेषताएं देखेंगे, उससे पहले इनका अध्ययन कर लेते हैं। देखो पहली है, अर्धगुंचित बस्तियां लगभग गुंचित बस्तियों के समान होती है। कौन सी बस्तियों के समान होती है? गुंचित बस्तियों के समान ही प्रतीत होती हैं, लेकिन उनसे सर्वथा भिन्न होती हैं। क्यों होती है भिन्न? गुंचित बस्तियों में तो मानव अधिवास पास पास होते हैं, लेकिन जो अर्धगुंचित बस्तियां हैं वो कुछ भागों में या तो जमींदार के बलपूर्वक या स्वेच्छा से कुछ लोग बाहर की ओर चले जाते हैं, तो उनका विखंडन हो जाता है। तो ये सर्वथा क्या है? भिन्न होती हैं। अर्धगुंचित बस्तियों का निर्माण संगन या सैंत गांव का मतलब जो गुंचित बस्तियां हैं उनका संपर्धन का मतलब विखंडन से होता है। अर्थात बसे हुए संगन या गुंचित गांव जब उनका विखंडन हो जाता है, विखंडन से जो निर्मित गांव होते हैं उनको अर्धगुंचित बस्तियों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। गांव के कुछ लोग स्वेच्छा से निकल जाते हैं, या फिर जमींदार के द्वारा उनको बलपूर्वक गांव से दूर या समीप अधिवासों का निर्माण करते हैं, तो उनसे जो बस्तियां निर्मित होती है उनको अर्धगुंचित बस्तियां कहा जाता है। प्राय जमींदार लोग गांव के केंद्र स्थल पर अपना अधिकार जमा लेते हैं। कौन से लोग? जमींदार लोग गांव के जो मुख्य केंद्र बिंदु है वहां पर अधिकार जमा लेते हैं, और समाज के जो निचले वर्ग के लोग अर्थात निम्न कार्यों में संलग्न लोग हैं, वो लोगों को या तो गांव छोड़ना पड़ता है या फिर वो जबरदस्ती निकाल देते हैं। इसके अलावा देखो एक विशेषता और रह जाती है, इसका आगे अध्ययन करेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। नंबर 5 पर देखो, नंबर 5 पर अपनी जो विशेषता आएगी उसका अपन अध्ययन करेंगे। तो आगे चलते हैं अपन विशेषताओं में नंबर 5, ठीक है। नंबर 5 पर विशेषताओं का अध्ययन करेंगे, फिर इसके प्रमुख क्षेत्र देखेंगे, कौन कौन से इसके प्रमुख क्षेत्र है, उनका धुआंधार तरीके से, शानदार तरीके से, जोश और जुनून के साथ हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपन अध्ययन करेंगे। कोई भी प्रश्न अपना नोट्सों से बाहर नहीं जाएगा। बार बार मैं यही बोलता हूं, आपको गहनता के साथ, विश्वास के साथ इन्हीं का अध्ययन करना है। बाकी देखो अपने आप में कोई भी मानव परिपूर्ण नहीं होता है। कोई त्रुटिवश अगर कोई चीज़ रह जाती है, गलती से अगर गलत भी, देखो बोलने में कुछ और बोल दिया, लिखने में कुछ और लिख देते हैं, कई बार हो जाती है, तो उसके लिए हम क्षमा याचना चाहते हैं। तो देखो नंबर 5 पर जो विशेषता आती है, नंबर 5 पर, कौन से नंबर पर? 5 पर। देखो नंबर 4 तक तो अपन ने विशेषताएं लिख ली, और नंबर 5 पर निम्न वर्ग के लोग परिक्षिप्त बस्ती वाले क्षेत्रों में अपने अधिवास निर्मित करते हैं। निम्न वर्ग के लोग परिक्षिप्त देखो निम्न वर्ग के लोग परिक्षिप्त बस्ती वाले क्षेत्रों में अपने अधिवास निर्मित करते हैं। अधिवास निर्मित करते हैं, क्योंकि उन या तो जमींदार निकाल देता है या बलपूर्वक जमींदार निकाल देता है या स्वेच्छा से चले जाते हैं। तो जो निम्न वर्ग के लोग हैं वो परिक्षिप्त बस्तियों के आसपास चले जाते हैं और वहां पर उन क्षेत्रों में अपना अधिवास निर्मित करते हैं। तो ये इसकी प्रमुख विशेषताएं हुई। इसके प्रमुख क्षेत्र देख लेते हैं। जो अर्धगुंचित बस्तियां हैं इसके प्रमुख क्षेत्र, तो मुख्य क्षेत्रों में लिखिए प्रमुख क्षेत्र, हेडिंग लगाइए प्रमुख क्षेत्र। इसके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो प्रमुख क्षेत्र जो अर्धगुंचित बस्तियां हैं उनके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो इनका अध्ययन अपन कर लेते हैं। तो प्रमुख क्षेत्र, तो देखो प्रमुख क्षेत्रों में पहला कौन सा मैदान? गुजरात का मैदान व राजस्थान के कुछ भाग ऐसे हैं जिनमें ये बस्तियां पाई जाती हैं। तो गुजरात का मैदान, कौन सा मैदान? कौन सी रात का मैदान? गुजरात का मैदान व राजस्थान का कुछ भाग,
गुजरात का मैदान व राजस्थान का भाग, राजस्थान का भाग, इस क्षेत्र के अंतर्गत राजस्थान का भाग, कुछ भाग इसके अंतर्गत आता है। तो इसके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हो गए? गुजरात का मैदान और राजस्थान के कुछ भाग हो गए। अब इसके बाद अपन देखते हैं पल्लीकृत बस्तियां या पल्ली बस्तियों, इसके बारे में अपन गहनता से विस्तारित अध्ययन करेंगे। तो हेडिंग लगाइए नंबर 3 पर पल्ली बस्तियां। कौन सी बस्तियां? पल्ली बस्तियां। तो नंबर 3 पर हेडिंग लगाइए पल्ली बस्तियां। कौन सी बस्तियां? पल्ली बस्तियां। तो नंबर 3 पर हेडिंग लगाइए पल्लीकृत बस्तियां या पल्ली बस्तियां। पल्ली बस्तियां बोल सकते हैं या पल्लीकृत बस्तियां भी बोल सकते हैं। तो नंबर 3 पर हेडिंग लगाइए पल्लीकृत बस्तियां, पल्लीकृत बस्तियां, इसके बारे में अपन विस्तारित अध्ययन करेंगे। तो नंबर 3 पर हेडिंग लगाइए पल्लीकृत बस्तियां। कौन सी बस्तियां? पल्लीकृत बस्तियां। तो नंबर 3 पर हेडिंग लगाइए पल्लीकृत बस्तियां। कौन सी बस्तियां? पल्लीकृत बस्तियां या पल्ली बस्तियां। पल्लीकृत, कृति लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पल्लीकृत बस्तियां। अब देखो पल्लीकृत बस्तियां हैं, उनका निर्माण कैसे होता है, इनकी विशेषताओं के बारे में अपन एक एक का अध्ययन करेंगे धुआंधार तरीके से, शानदार तरीके से, जोश और जुनून के साथ। तो विशेषताएं लिखिए इसमें सबसे पहले, क्योंकि अपन ने सबकी विशेषताएं देखी है, तो सबसे पहले विशेषताएं देख लेते हैं कि पल्लीकृत बस्तियां होती क्या हैं, इनकी विशेषताओं के बारे में अपन अध्ययन कर लेते हैं। तो नंबर एक पर जो पल्लीकृत बस्तियां हैं उनकी विशेषताओं में जो पहली विशेषता है वो यह है कि मानव अधिवासों के वे पृथक समूह हैं जो एक दूसरे से, देखो लिखिए मानव अधिवासों के वे पृथक समूह हैं, लिखिए मानव अधिवासों के वे पृथक समूह हैं, मानव अधिवासों के मानव अधिवासों के वे पृथक समूह हैं, वे पृथक समूह हैं, वे पृथक समूह हैं, पृथक समूह हैं, मानव अधिवासों के वे पृथक समूह हैं। पल्लीकृत बस्तियों में जो पहली विशेषता है मानव अधिवासों के वे पृथक समूह हैं जो एक दूसरे से भौगोलिक दूरी पर निर्मित होते हैं, जो एक दूसरे से भौगोलिक दूरी पर निर्मित होते हैं, एक दूसरे से भौगोलिक दूरी पर निर्मित होते हैं, भौगोलिक दूरी पर निर्मित होते हैं, भौगोलिक दूरी पर निर्मित होते हैं, दूरी पर निर्मित होते हैं, एक दूसरे से भौगोलिक दूरी पर निर्मित होते हैं। उनको कौन सी बस्तियां बोला जाता है? पल्लीकृत बस्तियों के नाम से जाना जाता है। एक दूसरे से भौगोलिक दूरी पर निर्मित होते हैं, परंतु भौगोलिक क्षेत्र का नाम एक समान होता है। परंतु लिखिए, परंतु भौगोलिक क्षेत्र का नाम, परंतु भौगोलिक क्षेत्र का नाम, परंतु भौगोलिक क्षेत्र का नाम, भौगोलिक क्षेत्र का नाम, परंतु भौगोलिक क्षेत्र का नाम, भौगोलिक क्षेत्र का नाम, परंतु भौगोलिक क्षेत्र का नाम एक समान होता है, एक समान होता है, समान होता है। ये इसकी प्रथम विशेषता हो गई। इसका भौगोलिक क्षेत्र, तो देखो पृथक समूह है जो एक दूसरे से भौगोलिक दूरी पर निर्मित होते हैं, लेकिन जो संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र है उसका नाम एक समान होता है। उसका नाम क्या होता है? एक समान होता है। इन्हें भारत में अलग अलग भागों में निम्नलिखित नामों से जाना जाता है। तो दूसरी परिभाषा लिखिए, इन्हें भारत के अलग अलग भागों में, इन्हें भारत के अलग अलग भागों में। तो नंबर 2 पर लिखिए, इन्हें भारत के अलग अलग भागों में, भारत के अलग अलग भागों में, अलग अलग भागों में, निम्नलिखित नामों से जाना जाता है, निम्नलिखित नामों से जाना जाता है, निम्नलिखित नामों से जाना जाता है। निम्नलिखित नामों से जाना जाता है। अब वो कौन कौन से नाम हो गए? जैसे देखो, जो पल्लीकृत बस्तियां हैं उनको अलग अलग भागों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे पल्ली, पन्ना, नंगला। देखो पल्ली, पन्ना, नंगला, पल्ली, पन्ना, नंगला, ढाणी इत्यादि, ढाणी आदि नामों से
जाना जाता है। देखो जो पल्लीकृत बस्तियां हैं उनको पल्ली के नाम से भी जाना जाता है, पल्ली के अलावा पन्ना के नाम से भी जाना जाता है, नंगला के नाम से भी जाना जाता है और ढानी के नाम से भी जाना जाता है। तो इनके विभिन्न प्रकार के ये नाम हो गए। ये बस्तियां धार्मिक संरचना, देखो ये बस्तियां धार्मिक संरचना एवं जातीय संरचना के आधार पर विकसित होती हैं। तो लिखिए ये बस्तियां ये बस्तियां ये बस्तियां ये बस्तियां धार्मिक संरचना, कौन सी संरचना? धार्मिक संरचना। ये बस्तियां धार्मिक संरचना, धार्मिक संरचना ओब्लिक जातीय संरचना, जातीय संरचना के कारण विकसित होती हैं। जातीय संरचना के कारण विकसित होती हैं, के कारण विकसित होती हैं। तो इनका विकसित होने का कारण क्या है? धार्मिक और सांस्कृतिक कारण होता है। धार्मिक और सांस्कृतिक सामाजिक कारण होता है। तो धार्मिक व जातीय संरचना के कारण विकसित होती हैं। देखो इनकी जो तीसरे नंबर की विशेषता है, ये बस्तियां धार्मिक संरचना, ये जातीय संरचना के कारण विकसित होती है, अर्थात सांस्कृतिक व सामाजिक संरचना के आधार पर विकसित होती है। अर्थात सांस्कृतिक व सामाजिक अर्थात सांस्कृतिक व सामाजिक संरचना के आधार पर विकसित होती हैं। सांस्कृतिक व सामाजिक संरचना के आधार पर विकसित होती हैं। सांस्कृतिक व सामाजिक संरचना के आधार पर विकसित होती हैं। संरचना के आधार पर विकसित होती हैं। संरचना के आधार पर विकसित होती हैं। आधार पर विकसित होती हैं। देखो ये सांस्कृतिक व सामाजिक संरचना के आधार पर विकसित होती हैं। तो इसकी ये प्रमुख विशेषता हो गई। इसका एक एक का अध्ययन कर लेते हैं। मानव अधिवास, देखो पल्लीकृत बस्तियां मानव अधिवासों के वे पृथक समूह हैं। देखो वे पृथक समूह हैं। मानव अधिवासों के वे पृथक समूह हैं जो एक दूसरे से भौगोलिक दूरी पर निर्मित होते हैं। कैसे होते हैं? जैसे मान लीजिए ये कोई संपूर्ण गांव है। ये क्या है? संपूर्ण कोई गांव है। मान लीजिए ये कोई गांव है, बिरकड़ी गांव है। ये कौन सा गांव है? बिरकड़ी गांव है। बिरकड़ी गांव कौन सा गांव है? बिरकड़ी गांव है। बिरकड़ी, ये कोई बिरकड़ी गांव है। अब इसमें क्या करते हैं लोग? संपूर्ण क्षेत्र में से देखो जगह जगह ढाणियों के रूप में, जगह जगह पन्ना, पाला, नंगला ढाणियों के रूप में जगह जगह ये अपनी छोटी छोटी बस्तियां बना लेते हैं, छोटे छोटे अधिवासों के रूप में। तो ये संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र गांव, देखो ये संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र तो गांव हो गया, बिरकड़ी हो गया। लेकिन इसके अलावा जो अधिवास है इसमें 10-12 अधिवास हो गए। जैसे मान लीजिए एक छोटी सी ढाणी यहाँ पर बस गई जिसमें 10-12 अधिवास हैं, 10-12 अधिवास हो गए। एक यहाँ हो गई, यहाँ 15 से 20 अधिवास हो गए, मतलब घर हो गए। एक 20 से 25 घरों की ढाणी यहाँ हो गई, 20 से 25 घरों का अधिवास ये हो गया। यहाँ 10 से 15 गाँव का अधिवास ये हो गया, 10 से 15 बस्तियों का अधिवास ये हो गया। तो ये क्या है? अधिवास हैं। छोटे छोटे क्या है? अधिवास हैं, जहाँ पर 10 से 12, 15, 20 घर है ना, छोटे छोटे अधिवास हैं। इनके रूप में विकसित होते हैं। परंतु भौगोलिक क्षेत्र का नाम एक समान होता है। परंतु भौगोलिक क्षेत्र का नाम एक समान होता है। जैसे मान लीजिए इस ढाणी का नाम है बैरवा की ढाणी। कौन सी ढाणी है? बैरवा की ढाणी है। तो बैरवा की ढाणी आएगा, लेकिन साथ में गांव कौन सा आएगा? बिरकड़ी। तो तभी तो एक समान होता है। इनका नाम जो भौगोलिक क्षेत्र का संपूर्ण नाम होता है वो एक समान होता है। अभी देखो ये ढाणी अलग नाम से हो सकती है, ये ढाणी अलग हो सकती है, ये ढाणी अलग हो सकती है, ये ढाणी अलग हो सकती है, लेकिन संपूर्ण गांव क्या कहलाएगा? बिरकड़ी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बिरकड़ी कहलाएगा। तो संपूर्ण गांव को एक ही नाम से जाना जाता है। तो इसमें विभिन्न प्रकार के जो अधिवास हैं, 10 से 12 बस्तियां जगह जगह ढाणियों के रूप में विकसित हो जाती है, ढाणियों के रूप में बसावट हो जाती है, लेकिन उसको संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र को एक ही नाम से जाना जाता है। इस बस्ती का गांव भी बिरकड़ी रहेगा, इस बस्ती का गांव भी बिरकड़ी, इस बस्ती का गांव भी बिरकड़ी। तो संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र एक ही नाम से जाना जाता है। जैसे पल्ली हो गया, पन्ना हो गया, नंगला हो गया, ढाणी हो गया इत्यादि, इसके अनेक नाम हैं। इसके अलावा ये बस्तियां धार्मिक संरचना, देखो धर्म के आधार पर, किसके आधार पर? धर्म के आधार पर, जातीय संरचना अर्थात जाति के आधार पर ये विकसित होती हैं। देखो कई बार कुछ लोग, देखो मान लीजिए हिंदू हैं, सिख हैं, मुस्लिम हैं, धर्म है, सिख, ईसाई हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, ये दो धर्म विशेष की जातियां हैं। ये जगह जगह धर्मों के रूप में रहने लग जाती है। भाई हिंदुओं के घर ये रह गए, मुसलमानों के ये रह गए,
ये फलानी समाज के रह गए। तो ये धर्म के आधार पर इनका विभाजन होता है, या फिर जातीय के आधार पर, जो अपन ने जातियां बांट रखी हैं उनके आधार पर भी इनका विभाजन होता है, क्योंकि प्रत्येक जाति का एक निवास स्थान अपना बना लेते हैं। भाई अपने समाज के लोग वहां रहते हैं तो दूसरे लोग भी वहीं पे उसी समाज के जाएंगे। बाकी ये जातिवाद, धर्मवाद ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है। कोई से भी मनुष्य की कोई जाति नहीं होती है, मनुष्य मनुष्य होता है। तो जाति विशेष पर ये बल देना मेरे को, देखो मेरे अनुरूप, मेरे अकॉर्डिंग अच्छा नहीं है। देखो जातीय संरचना के आधार पर ऐसा विकास गलत है, क्योंकि संपूर्ण मानव समाज एक मानव जाति है। देखो जाति क्या है, मानव जाति है। तो ये तो अपन ने जो निम्न प्रकार की जातियां बांटी है वो तो अपन ने बांटी हैं। बाकी जो भगवान ने अपन को जो जाति समूह दे रखा है वो तो मानवीय जाति है। तो ये धर्मों के आधार पर, जातियों के आधार पर लोगों को बांटना असंगत है। इसी प्रकार सांस्कृतिक व सामाजिक, देखो सांस्कृतिक रूप में ये धार्मिक हो गया, सामाजिक रूप में ये जातीय संरचना होगी। इसके आधार पर ये इनका विकास होता है। इसी प्रकार अपन ने पल्लीकृत बस्तियों की विशेषता कंप्लीट कर ली। इसके प्रमुख क्षेत्र देखेंगे उससे पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे चलते हैं। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अपन आगे चलते हैं। धुआंधार तरीके से, शानदार तरीके से, जोश और जुनून के साथ हंसते हुए, मुस्कुराते हुए इसके प्रमुख क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं। तो इसके प्रमुख क्षेत्र तो लिखिए, प्रमुख क्षेत्र। तो जो पल्लीकृत बस्तियां हैं इसके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो लिखिए इसके प्रमुख क्षेत्र। इसके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं उसके बारे में अपन विस्तारित अध्ययन करेंगे, गहनता के साथ हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। देखो ये सिलेबस आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। किसी के मन में ये डाउट हो कि सर तो बस ऐसे ही करवा रहे हैं, एक दो क्लास करवा के रुक जाएंगे, तो मैं बता देता हूँ आपको, ये सिलेबस आपका संपूर्ण कंप्लीट करवाया जाएगा, जिसमें लास्ट में अपन इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनका भी अध्ययन करेंगे। तो परीक्षा की दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है। बाकी देखो संपूर्ण सिलेबस में जो अपन करवा रहे हैं वो सिलेबस इतना है कि अपना एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, अपने लिए सफिशिएंट है। लेकिन फिर भी जो व्यक्ति मान लीजिए इनका लास्ट में रिवीजन नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए अपन एक छोटी सी मैराथन रख लेंगे। उसमें क्या करेंगे, जो इम्पोर्टेंट परीक्षा उपयोगी प्रश्न है उनका अपन विस्तारित अध्ययन कर लेंगे। तो इसके प्रमुख क्षेत्रों में मध्य एवं निम्न गंगा के मैदान, तो लिखिए इसके प्रमुख क्षेत्र, पल्लीकृत बस्तियों के प्रमुख क्षेत्र। प्रमुख क्षेत्र, देखो प्रमुख क्षेत्रों में देखो प्रमुख क्षेत्रों में आता है मध्य व निम्न गंगा के मैदान। मध्य व निम्न गंगा के मैदान, तो लिखिए मध्य व निम्न गंगा के मैदान। निम्न गंगा के मैदान, गंगा के मैदान, मध्य व निम्न गंगा के मैदान। इसके अलावा देखो दूसरा आता है मध्य एवं निम्न गंगा के मैदान से अलावा आता है छत्तीसगढ़। देखो छत्तीसगढ़, कौन सा गढ़, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के अलावा देखो जो हिमालय की जो निचली घाटियां हैं उनमें ये बस्तियों का निर्माण होता है। हिमालय की निचली घाटियों में, हिमालय की निचली घाटियों में, कौन सी घाटियों में, हिमालय की निचली घाटियों में इनका निर्माण होता है। ये प्रमुख क्षेत्र हो गए। किसके क्षेत्र हो गए, पल्लीकृत बस्तियों के प्रमुख क्षेत्र हो गए, जिसमें पहला आ गया मध्य व निम्न गंगा के मैदान, दूसरा हो गया छत्तीसगढ़, और तीसरा हो गया हिमालय की निचली घाटियाँ। तो देखो आगे अपन एक नोट लगा के लिखेंगे, गंगा के उच्च भाग में, देखो गंगा के जो निम्न भाग है, गंगा का जो निम्न भाग है, मध्य व निम्न गंगा का मैदान है। निम्न गंगा के मैदान में तो पल्लीकृत बस्तियों का निर्माण होता है, लेकिन जो उच्च गंगा का मैदान है, कौन सा है, उच्च गंगा का मैदान, तो गंगा के उच्च भाग में एकांकी या परिक्षिप्त ग्रामीण बस्तियों का निर्माण होता है। तो नोट लगा के अपन लिखेंगे। तो लिखिए, नोट लगा के एक बात और लिख लीजिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो निम्न गंगा के मैदानों में तो पल्लीकृत बस्तियां का निर्माण होता है, लेकिन जो उच्च गंगा के मैदान है, देखो उच्च गंगा के मैदानों में, तो लिखिए उच्च गंगा के उच्च भाग में, गंगा के उच्च भाग में, लिखिए गंगा के उच्च भाग में, 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 गंगा के उच्च भाग में एकांकी या परिक्षिप्त ग्रामीण बस्तियां निर्मित होती हैं। गंगा के उच्च भाग में एकांकी या
एकांकी या ओब्लिक परिक्षिप्त बस्तियों का निर्माण होता है। एकांकी या परिक्षिप्त बस्तियों का निर्माण होता है। तो ये प्रश्न भी बन सकता है आपका, बस्तियों का निर्माण होता है। एकांकी या परिक्षिप्त बस्तियों का निर्माण होता है। एकांकी या परिक्षिप्त बस्तियों का निर्माण होता है गंगा के कौन से मैदानों में? उच्च भागों में। उच्च भागों में, गंगा के उच्च भागों में एकांकी या परिक्षिप्त बस्तियों का निर्माण होता है, जबकि जो निम्न गंगा के मैदान हैं वहाँ पर पल्लीकृत बस्तियों का विस्तार पाया जाता है। लास्ट और अंतिम अपन जो बस्तियों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं वो आती है अपनी परिक्षिप्त या एकांकी बस्तियाँ, जिनके बारे में अपन विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, धुआंधार तरीके से, शानदार तरीके से, जोश और जुनून के साथ, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। तो अगली जो बस्ती है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो एकांकी या परिक्षिप्त बस्तियां, हेडिंग लगाइए, एकांकी या परिक्षिप्त बस्तियां। एकांकी या परिक्षिप्त बस्तियां, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर अपनी बस्तियां कंप्लीट हो जाएंगी और लगभग ये अध्याय भी कंप्लीट होने के कगार पे है। तो नंबर 4 पर लिखिए परिक्षिप्त व एकांकी बस्तियां। परिक्षिप्त व एकांकी बस्तियां, कौन सी बस्तियां? एकांकी बस्तियां। परिक्षिप्त व एकांकी बस्तियां। तो देखो परिक्षिप्त व एकांकी बस्तियों की पहले परिभाषा देख लेते हैं, उसके बाद अपन डायग्राम का अध्ययन करेंगे, या पहले डायग्राम का कर लेते हैं फिर बाद में। देखो डायग्राम से अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, तो अपन पहले डायग्राम का अध्ययन कर लेते हैं। जो परिक्षिप्त व एकांकी बस्तियां हैं उनका निर्माण कहाँ होता है? या तो जंगली क्षेत्रों में होता है। कहाँ होता है? या तो जंगली क्षेत्रों, या तो जंगली क्षेत्रों में होता है, या फिर बाद में उसके अलावा जो चारागाह क्षेत्र हैं, चारागाह क्षेत्रों पे होता है, या फिर जो पर्वतीय भाग हैं उन पर इनका निर्माण होता है। इसके अलावा जो तीव्र ढाल वाले क्षेत्र हैं, पर्वतीय तीव्र ढाल वाले क्षेत्र हैं, उन पर इनका निर्माण होता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं जो जंगली क्षेत्र हैं उन पर इन बस्तियों का निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए ये कोई जंगली क्षेत्र है, ये क्या है? जंगली क्षेत्र है। ये कोई क्या है? जंगली क्षेत्र है। इन पर निर्माण होता है इनका। ये तो क्या है? जंगली क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? जंगली क्षेत्र। ये जंगली क्षेत्र हो गया, ठीक है। फिर इसके अलावा चारागाह क्षेत्र, ये मान लीजिए कोई चारागाह क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? चारागाह क्षेत्र। चारागाह क्षेत्र, चारागाह क्षेत्र, चारागाह क्षेत्र हो गया। इसके अलावा इनका निर्माण होता है पर्वतीय क्षेत्रों में। कौन से क्षेत्रों में? पर्वतीय क्षेत्रों में। इसके अलावा देखो ये पर्वतीय क्षेत्र हो गए, यहाँ पर इनका निर्माण हो गया पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्रों में। इसके अलावा तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों में, जो पर्वतीय भागों के तीव्र ढाल वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी इन बस्तियों का निर्माण होता है। तो तीव्र ढाल वाले क्षेत्र, तीव्र ढाल वाले क्षेत्र, तीव्र ढाल वाले क्षेत्र, यहाँ पर इनका निर्माण होता है। कौन सी बस्तियों का? परिक्षिप्त व एकांकी बस्तियों का निर्माण या तो जंगली क्षेत्रों में होता है, या चारागाह क्षेत्रों में होता है, या पर्वतीय क्षेत्रों में होता है, या तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों में इनका विकास होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो पर्वतीय भाग होते हैं, जो उबड़ खाबड़ होते हैं, उबड़ खाबड़ होने की वजह से लोग गुच्छे के रूप में वहाँ पर निर्मित नहीं हो सकते, एक जगह अधिवास नहीं हो सकता, और एक एक रूप में, एकांकी रूप में अलग अलग जगह पर बस जाते हैं। तो इनसे जो बस्तियों का निर्माण होता है वो परिक्षिप्त व एकांकी बस्तियां होती है। इसमें एक दो देखो, एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे चलते हैं। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अपन इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। एक दो विशेषताएं यहाँ नीचे आ जाएंगी, तो पहले एक दो विशेषताएं लिख लेते हैं, ठीक है? यहीं पे आ जाएंगी, थोड़ी सी लिख लेते हैं विशेषताएं, क्योंकि सबका अपन ने विशेषताओं का अध्ययन किया है। तो इसकी विशेषताओं में नंबर 1 देखो, नंबर 1 पर जो परिक्षिप्त या एकांकी बस्तियां हैं उनकी विशेषताओं में, इन ग्रामीण बस्तियों का निर्माण मुख्य रूप से, देखो इन ग्रामीण बस्तियों का निर्माण मुख्य रूप से, लिखिए इन ग्रामीण बस्तियों का निर्माण, ग्रामीण बस्तियों का निर्माण, बस्तियों का निर्माण, इन ग्रामीण बस्तियों का निर्माण, इन ग्रामीण बस्तियों का निर्माण मुख्य रूप से, निर्माण मुख्य रूप से, मुख्य रूप से जंगली क्षेत्र, जंगली क्षेत्रों, जंगली क्षेत्र, कोमा चारागाह क्षेत्र, चारागाह क्षेत्र, कोमा पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र,
तीव्र ढाल वाले क्षेत्र, तीव्र ढाल वाले क्षेत्र, तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों, ढाल वाले क्षेत्रों आदि। कौन कौन से क्षेत्रों में इनका विकास होता है? या तो मुख्य रूप से जंगली क्षेत्र, या फिर चारागाह क्षेत्र, या फिर पर्वतीय क्षेत्र, या तीव्र ढाल वाले क्षेत्र जो अपन ने डायग्राम में दर्शाया है, उन पर इनका विकास इत्यादि क्षेत्रों में इनका विकास होता है, आदि में होता है, आदि में होता है। तो यहाँ पर इनका विकास होता है। कौन सी बस्तियों का? परिक्षिप्त व एकांकी बस्तियों का। इसके अंतर्गत एकांकी, देखो इसके अंतर्गत एकांकी मानव अधिवासों का निर्माण होता है। तो लिखिए, इसके अंतर्गत एकांकी मानव अधिवासों का निर्माण होता है। इसके अंतर्गत एकांकी मानव अधिवासों का निर्माण होता है। एकांकी मानव अधिवासों का निर्माण होता है। मानव अधिवासों का निर्माण होता है। एकांकी मानव अधिवासों का निर्माण होता है। एकांकी का मतलब एक एक मानव अधिवास का निर्माण होता है। एक एक अलग अलग लोग अलग अलग समूहों पर, पर्वतीय ढालों पर, चारागाह क्षेत्रों पर, जंगली क्षेत्रों में जाकर निवास करते हैं। तो एक एक क्षेत्रों में इनका निवास होता है। यद्यपि कभी कभार एक से अधिक 2 या 3 अधिवास भी साथ में निर्मित हो जाते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है। यद्यपि कभी कभार एक से अधिक, यद्यपि कभी कभार, यद्यपि कभी कभार, यद्यपि कभी कभार एक से अधिक, यद्यपि कभी कभार एक से अधिक 2 या 3 अधिवास भी, 2 या 3 अधिवास, कभी कभार कैसे क्या होता है? 2 या 3 अधिवास साथ में निर्मित हो जाते हैं। अधिवास भी साथ में निर्मित हो जाते हैं। अधिवास भी साथ में निर्मित हो जाते हैं। तो देखो, अपन ने पहली विशेषता देखी, इन ग्रामीण बस्तियों का निर्माण मुख्य रूप से जंगली क्षेत्र, चारागाह क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों में आदि में होता है। इसके अंतर्गत जो एकांकी मानव अधिवासों का निर्माण होता है। कैसे मानव अधिवासों का? एकांकी जो मानव अधिवास है उनका निर्माण होता है। कभी कभार एक से अधिक, कभी कभार कोई मुश्किल से एक आध बार 2 या 2 से अधिक, मतलब 2 या 3 अधिवास भी एक साथ निर्मित हो जाते हैं। इनको क्या बोला जाता है? परिक्षिप्त या एकांकी बस्तियों के नाम से जाना जाता है। एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे लिखेंगे। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अपन आगे चलते हैं। इसी प्रकार अपन धुआंधार तरीके से, शानदार तरीके से, जोश और जुनून के साथ अपन अध्ययन करेंगे। तो अगली विशेषता लिखिए नंबर 3 पर। इसी बस्ती की, परिक्षिप्त या एकांकी बस्ती की अगली जो विशेषता है वो लिखिए। तो नंबर 3 लगाइए। नंबर 3 देखो, नंबर 3 पर इन ग्रामीण बस्तियों का निर्माण मूल रूप से असम तलीय भूभाग वाले क्षेत्रों में होता है। जो असम तलीय भूभाग वाले क्षेत्र होते हैं उन पर इनका निर्माण होता है। तो लिखिए, इन ग्रामीण बस्तियों का निर्माण मूल रूप से, इन ग्रामीण बस्तियों का निर्माण, असम तलीय का मतलब जिसका तल समान नहीं हो, उबड़ खाबड़ हो, असम तलीय भूभाग वाले क्षेत्रों में होता है। असम तलीय भूभाग वाले क्षेत्रों में होता है। भूभाग वाले क्षेत्रों में होता है। असम तलीय
भूभाग वाले क्षेत्रों में होता है। जिसका तल क्या हो, असमान हो, असम मतलब असमान तलीय भूभाग वाले क्षेत्रों में अर्थात उबड़ खाबड़ भूभाग वाले क्षेत्रों में इनका निर्माण होता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में अधिवास निर्मित करने योग्य भू संसाधनों की कमी होती है। क्योंकि इन क्षेत्रों में अधिवास निर्मित, क्योंकि इसी में लिखिए, क्योंकि इन क्षेत्रों में अधिवास निर्मित, देखिए क्योंकि इन क्षेत्रों में अधिवास निर्मित करने योग्य भू संसाधनों, निर्मित करने योग्य भू संसाधनों की कमी होती है, कि कमी होती है। कमी क्यों होगी, क्योंकि ये उबड़ खाबड़ भूभाग है, इसलिए अधिवासों को निर्मित करने योग्य जो भू संसाधन है उसकी क्या होती है, कमी होती है, क्योंकि ये क्षेत्र कैसा है, उबड़ खाबड़ क्षेत्र होता है। और इसके अलावा देखो, तथा प्रतिकूल जलवायु होती है, तथा यहाँ पर कैसी जलवायु होती है, प्रतिकूल, जो मानव के रहने योग्य नहीं होती है, तथा प्रतिकूल जलवायु होती है, या तो वहां पर अत्यधिक सर्दी पड़ती है या फिर अत्यधिक धूप गिरती है, इस वजह से तथा जलवायु प्रतिकूल होती है, तथा प्रतिकूल जलवायु होती है, तथा प्रतिकूल जलवायु होती है। जलवायु कैसी होती है यहाँ की, प्रतिकूल जलवायु होती है। उन क्षेत्रों में इन बस्तियों का निर्माण होता है। प्रतिकूल जलवायु का मतलब यह है कि मानव के रहने योग्य नहीं हो, अर्थात या तो वहां पर बहुत ज्यादा सर्दी गिरती हो या फिर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती हो, इसके अलावा उबड़ खाबड़ भूभाग हो, इसके अलावा सूखा क्षेत्र भी हो सकता है। तो अपन प्रमुख क्षेत्र, इसके प्रमुख क्षेत्रों में अपन लिखेंगे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केरल। देखो इसके प्रमुख क्षेत्रों में, तो प्रमुख क्षेत्र लिखिए, प्रमुख क्षेत्र, प्रमुख क्षेत्र, प्रमुख क्षेत्रों में सबसे पहला आता है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड, कौन सा खंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। देखो उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, केरल हो गया, इन क्षेत्रों में इन बस्तियों का विकास अत्यधिक हुआ है। अब इन क्षेत्रों में क्यों हुआ है, तो अपन एक बार मैप की दृष्टि से देख लेते हैं, क्योंकि मैप बना देते हैं एक बार, मैप से आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ताकि कोई भी प्रश्न अपना बाहर नहीं जाए, है ना। तो ये अपना मैप हो गया। ये अपना मैप हो गया। तो देखो इसमें अपन ने पहला क्षेत्र देखा है उत्तराखंड, कौन सा खंड, उत्तराखंड। देखो सबसे पहले जो सबसे ऊपर आएगा वो आएगा हिमाचल, उससे जस्ट नीचे आएगा उत्तराखंड। तो हिमाचल, हिमाचल भी दे रखा है इसमें, हिमाचल, हिमाचल, और यहीं पे उत्तराखंड है, यहीं पे कौन सा खंड है, उत्तराखंड है, उत्तराखंड है। इसके अलावा देखो यहाँ पर केरल है, कौन सा रल, केरल। यहाँ पर अपना जो क्षेत्र है वो है केरल, कौन सा, केरल, केरल, केरल। इन क्षेत्रों में इन बस्तियों का अत्यधिक विकास होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये तो देखो ये जो हिमाचल और उत्तराखंड है, तो ये तो हिमालय के भाग है, हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र हैं, तो ये तो पर्वतीय क्षेत्र है, तो यहाँ पर देखो ये तो कौन से क्षेत्र है, हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र, हिमालयी, हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र है, इस वजह से यहाँ पर इन बस्तियों का निर्माण होता है। और जो केरल वाला भूभाग है ये भी क्या है, यहाँ पर पश्चिमी घाट है, कौन सा घाट है, पश्चिमी घाट है, जो उच्च भूभाग है ना, पश्चिमी घाट, कौन सा घाट है यहाँ पर, पश्चिमी घाट, जो उच्च भूभाग होने के कारण इन बस्तियों का निर्माण होता है। तो ये अपन ने अध्ययन किया परिक्षिप्त या एकांकी बस्तियों का। इसी के साथ जो अपना चैप्टर है वो समाप्त होता है। मजेदार प्रश्नावली, देखो कुछ एक दो प्रश्न रह गए, उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में अपन अध्ययन करेंगे। किस अध्याय के साथ में, अध्याय 5 भू संसाधन तथा कृषि के साथ में, है ना। तो अपन आज अपना जो चौथा चैप्टर है मानव बस्तियां लगभग संपूर्ण हो गया है। इसमें जो एक दो प्रश्न रह जाते हैं उसका अपन अध्ययन अध्याय 5 के साथ भू संसाधनों तथा कृषि के साथ अपन
अध्ययन करेंगे। इसी के साथ अपन ने एक एक बिंदु का जोश और जुनून के साथ शानदार तरीके से, धुआंधार तरीके से अपन ने अध्ययन किया है एक एक बिंदु का गहराई के साथ में। अगर क्लास पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और लोगों के पास शेयर करना। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।